नेहरू की सबसे बड़ी गलती जो कि फैक्ट है वो ये था। क्या लगता है 24 का क्या होगा, माहौल क्या होगा? आएगा तो मोदी, लेकिन तुम बोलो 2 रुपए लगाओ, इस बात पर मैं नहीं लगाऊंगा। अगेन बिकॉज कांग्रेस में एक ही बंदा बोल सकता है, बाकी तो और कोई नहीं बोल सकता है। दिस इज द वर्स्ट ऑपोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बीजेपी इज अ इलेक्शन मशीनरी। उनको पोएट्री नहीं आती होगी, लेकिन उनको पॉलिटिक्स आती है। गिव इट अनदर 5-10 इयर्स, नाथुराम गोडसे के नाम पे स्टेडियम होगा। आर्यन के जेब से मिला 5 ग्राम गांजा। क्या गांजा लीगल होना चाहिए? गांजा ड्रग नहीं है। एक चीज जिस पर बाबा रामदेव और शशि थरूर दोनों कहते हैं कि मैरिजुआना शुड बी लीगलाइज्ड। इफ टू कंसेंटिंग अडल्ट्स अपनी मर्जी से प्राइवेट में कुछ करते हैं, मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम आप सुन रहे हैं दिल चाहता है डॉक्टर लव के साथ। लोग जब मुझे पकड़ के ना पार्टी में सबको बोलते हैं, अरे देखो 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 ये देशभक्त, ये डॉक्टर लव था, ये लोगों के लव प्रॉब्लम सॉल्व करता था। मैं अपने बेडरूम में क्या करता हूं मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। बटर चिकन खा रहा हूं, बटर चिकन खाने दो। क्यों? मैंने क्यों 26/11 में ताज के सामने फुटपाथ पर 3 दिन रिपोर्टिंग कैसे की, फुटेज कैसे भेजा। मैंने शशि थरूर के साथ बैठ के उसके इंटरव्यू में उसके वाइफ के सुसाइड/मर्डर केस के बारे में भी मैंने पूरा डिस्कस किया है। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, इंडिविजुअल को नहीं दे रहा है। ये ऑप्टिमिज्म का हैंगओवर है। Would I have imagined that कोई बिग स्टार would have gone on stage and said ये आजादी तो हमें भीख में मिली थी? All right, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Abir Lahiri. ये है What's Up Abir podcast का एक brand new episode, and joining me today in conversation is my old dear friend Akash Banerjee. What's up? Thank you for having me on the show. I should call you Akash or I should call you देशभक्त. अब देखो, लोग तो ऐसे में सड़क पे भक्त बैनर्जी भी बोल देते हैं, तो नाम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन हाँ देशभक्त बोल सकते हैं। बट एक बात बताओ, मतलब सैटायर एक ऐसा चीज है जो इंडिया जिसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो है नहीं, क्या कई बार लोग समझ पाते हैं कि ये सैटायर है कि वो तो ये क्या बोल दिया आपने? सबसे पहले तो लोग ये बोलते हैं कि यार ये तुम जो करते हो ना, ट्विटर वगैरह में पोस्ट वगैरह करते हो, नीचे लिख दो ना ब्रैकेट में सैटायर। तो हम कहते हैं अगर ब्रैकेट में सैटायर लिख दे तो फिर सैटायर का पॉइंट क्या है? सो वो उसके अगेंस्ट हम फंडामेंटली हैं। लेकिन जो इंडिया तैयार है कि नहीं सैटायर के लिए, ये सही सवाल इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूं कि आज के डेट में आप पॉलिटिशियन को जाके बोल दो आप करप्ट हो, आप पॉलिटिशियन को जाके बोल दो आप इनएफिशिएंट हो, वो तब भी कहेगा अच्छा ठीक है, मैंने ही विल गिव यू द लुक, लेकिन ठीक है आप बच जाओगे। लेकिन अगर उसके मैनरिज्म्स कॉपी कर लिया, अगर उसकी पर्सनल मैनरिज्म्स या उसके पुरानी चीजें वर्सेस न्यू चीजें कर दी, उस पर कटाक्ष मार दिया, तो उसको इंसल्ट माना जाता है। इसका रीजन ये है कि शायद हम लोग अपने ऊपर थोड़ा हंसते नहीं है। एज इंडियंस हम लोग अपने ऊपर थोड़ा, हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। नेता टाइप लोग तो अपने आप को ऐसे में बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा चिल डाउन करने की जरूरत है और अपने ऊपर थोड़ा सा हंस ले तो कोई बात नहीं है। प्राइवेटली तो सभी हंस रहे हैं। ये लोग बहुत ब्लेम गेम करते होंगे कि यार कांग्रेस से पैसा मिला होगा, यहाँ से पैसा मिला होगा, बट अब फर्क पड़ता है कि आप लगा छोड़ो यार हटाओ, ये बहुत हो गया, ये मतलब ये डन एंड डस्टेड वाला टॉपिक है कि हो चुका बहुत। तो सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब लोग हमसे कहते हैं कि अरे 2024 में अगर सोच लो कांग्रेस आई तब तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, हमने कहा तौबा तौबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हैं हमारा धंधा बंद। सो हम लोग तो कहते हैं कि देखो अगर यही लॉजिक है तब तो धंधा तो 15-20 साल के लिए तो सेट है, क्योंकि अभी तो कुछ आएगा तो कौन, हमको सब मालूम है। सो पीपल, देखिए अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई डेटा नहीं है, तो कोई बोलेगा तुम भूल गए टीएमसी। हाँ ट्रू, आप टीएमसी से भी पैसा मिलता होगा क्योंकि बैनर्जी है, वो भी बैनर्जी आकाश बैनर्जी हो गई बात। तो फिर हम बोल देते हैं कि कुछ लोग बाहर भी अभी नाम नहीं लेंगे, अभी डेफेमेशन हो जाएगा, तो ताजा केस हुआ है अभी। हाँ, तो हमने कहा देखो सरनेम पर तो ऐसे मत जाओ यार। तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हमें बहुत जगह से पैसे मिलते हैं, कभी कोई डीएमके वगैरह कभी अभी तक नहीं बोला है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि यार जब आप पॉलिटिकल कमेंट्री करते हो, या तो आप सिर्फ किसी के लिए कर रहे हो, या तो आप हर जगह से आपको ठोका जाएगा जिस दिन आप फंसोगे। क्योंकि हमने सबको पिस ऑफ करके रखा है। हमने आम आदमी पार्टी को भी गुस्सा किया है, टीएमसी को भी। हमने एक एपिसोड है जहां हमने बोला है कि बिगर अथॉरिटेरियन कौन है, दीदी या मोदी। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। और सैटायर का मतलब होता है, तो एक डेफिनेशन जो इंडिया में और भी लोग नहीं समझते हैं, और पत्रकारिता में भी यही होती है कि जो लोग पावर में है, सवाल उनसे ज्यादा करोगे ना, ट्रू ऑब्वियसली, तो लोग कहते हैं कांग्रेस पर क्यों नहीं करते। हमने कहा मरे को क्या मारे,
तो और बोलता नहीं ये रीजनल पार्टी, मैंने कहा अगर रीजनल पार्टी है तो इतने सारे पार्टीज है तो फिर हम नेशनल पॉलिटिक्स पे तो कभी फोकस ही नहीं कर पाएंगे। बट वो आपके ऊपर मशीन गन फायर हमेशा रहेगा। पॉइंट ये है कि आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपना जमीर इंटैक्ट है कि नहीं है, आप क्या बेसिक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन क्राउड फंडिंग और थोड़े से स्पॉन्सरशिप चला सकते हो नहीं चला सकते हो, वो हम कर रहे हैं तो ठीक है, आप एंजॉय करते हो दैट्स दी। दिल से। लोग कहते हैं कि यार तुम और क्या, मैं सोचो, लोग कहते हैं अच्छा नहीं तुम और एक्सपैंड नहीं करोगे, अच्छा वीसी मनी ये वो, कहते हैं जो है इंडिपेंडेंट है, छोटा है, एंजॉय कर रहे हैं, विल कैरी ऑन विद दिस। वो भी बहुत, एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया में हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते छोटे बिजनेसेस के। मैं हमेशा बोलता हूं जो एसएमई है, स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर जो बिजनेसमैन है ना, हम लोग सिर्फ रिलायंस, अदानी, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं। द रियल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया वही चला रहा है, वही चला रहा है, वही बैकबोन है। Let's go like into the flashback. You started your career from radio. Very few people know कि जो the popular Dr. Love was आकाश बनर्जी। दिल्ली की हवाओं में किसी टाइम पे आपकी आवाज आती थी, मतलब वो फेस कभी बने नहीं, बट you were the one, you were that voice. रेडियो वाला तो सबसे एम्बैरेसमेंट लगता है अभी भी। लोग जब मुझे पकड़ पकड़ के ना पार्टी में सबको बोलते हैं अरे देखो 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 ये देशभक्त, ये डॉक्टर लव था, ये लोगों के लव प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो वो भी एक फेज था। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, उस समय एक एड निकला था, और तब मैंने जैसे आज इंटरनेट इज द हॉट थिंग, उस समय एफएम बड़ी चीज हुआ करती थी। This is 2009. वी आर टॉकिंग अबाउट 2004-5 जब दिल्ली में शुरू हुआ था। एकदम नया रेडियो, एकदम नया रेडियो आया था। तो ये रेडियो वाले मुझे सुबह के स्लॉट में डालना चाहते थे, मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें निकाल देंगे। हमने कहा निकाल दो, लेकिन हम मास्टर्स तो छोड़ेंगे नहीं, स्टीफेंस तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही परेशान होकर रात का स्लॉट दे दिया, जो कि डेड माना जाता है रेडियो की दुनिया में, उस समय डेड माना जाता था। उनको बाद में समझ में आया कि यार ये तो रात में बहुत सारा यंग क्राउड है, लिसनरशिप हो नहीं रही है, वो बढ़ा दिया। तब MP3 ये सब स्ट्रीमिंग सर्विसेज तो थी नहीं, तब इंटरनेट आपके पास उतना था नहीं। वी आर टॉकिंग 2004-2005। तो लोग पढ़ाई करते थे या दे रिटायरिंग, टीवी बंद करके अपने बेडरूम में चले गए हैं, म्यूजिक बजता था। और उसी में फिर हम रेडियो मिर्ची 98.3 FM आप सुन रहे हैं, दिल चाहता है डॉक्टर लव के साथ। तो उसी समय वो वाला एक सिलसिला, वेरी ब्यूटीफुल टाइम ऑफ लाइफ। जैसा आज इंटरनेट का क्रेज है, उससे ज्यादा ही था उस समय एफएम का क्रेज। पहला प्यार होगा ना एकदम जीवन का। स्टिल द फर्स्ट लव आई वुड से। देन यू मूव टू टीवी और यू मूव टू न्यूज। व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम। सीखने को बहुत कुछ मिला था टेलीविजन में, बहुत सीखने को मिला है। 10 साल जिंदगी के टेलीविजन में लगाए। डू यू मिस दोस डेज कि अब वो आफ्टर सीइंग कि टेलीविजन का क्या हो गया है, दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। क्योंकि आई वॉज अ रिपोर्टर, आई वॉज अ जनरलिस्ट। जहां आग लग गई, जहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, अच्छा दुर्गा पूजा जाना है, अच्छा 26/11 हुआ है, दांतेवाड़ा में मैसेकर हुआ है, सब जगह पहुंच गए, माइक ले गए। तो आई एम सॉरी बट वो पैराशूट जर्नलिस्ट जिसको कहा जाता है, मैं आई एम गिल्टी फॉर दैट। तो वो वाला काम काफी किया है, बिकॉज ऑल्सो बट उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें लोग ये बात नहीं समझते कि न्यूज चैनल्स में लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, हर जगह एक रिपोर्टर नहीं बैठा सकते, तो रिपोर्टर्स को भगाना पड़ता है, वो पार्ट ऑफ द जॉब है। तो काफी इंडिया देखा है, घुस घुस के वो जगह जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, टेररिस्ट स्पॉट है, वो ज्यादा देखा है। बट सिंस यू मेंशन कि एज अ रिपोर्टर आपने काम किया, आज की डेट में डोंट यू फील कि वो चीज मिसिंग है एक हार्डकोर न्यूज से, की रिपोर्टिंग नहीं होती है, सब डिबेट्स में ही आ चुका है। तो अगर आप देखो कुछ रिपोर्टर्स की बात अगर हम करें, दीपक चौरसिया फॉर एग्जांपल, ही वाज अ हार्डकोर रिपोर्टर। रवीश की रिपोर्ट, भाई वो हर दिन जाकर एक रिपोर्ट तैयार करना, तो वो जो क्रेडिबिलिटी मिली है इन जर्नलिस्ट को, वो ग्राउंड रिपोर्ट से मिली है। आज मैं जो भी कुछ करता हूं, अगर मैं पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं, आई थिंक सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंडिया देखा है अपनी आंखों से। ट्रू। यू हैव रिटन आल्सो, यू हैव रिटन अ बुक ऑन tribal belt of Chhattisgarh, and how was the experience there? So the book that I wrote was called Tales from Shining and Sinking India. और मैंने उस किताब को लिखने के बाद ही फिर मीडिया छोड़ दिया था वैसे। बट वो किताब डिटेल करती है कि हम लोग बड़ी बड़ी स्टोरीज रिपोर्ट कैसे करते हैं। कि अगर एक दांतेवाड़ा के अंदर हम ग्राउंड मैंने अगर कोया कमांडोज के साथ जा रहे हैं जंगल डोमिनेशन एक्सरसाइज में 2-3 दिन, तो कैसे होता है। 26/11 में ताज के सामने फुटपाथ पर 3 दिन रिपोर्टिंग कैसे की, फुटेज कैसे भेजा। And of course the good parts also, the celebrations of India, Chandrayaan launch, which I honestly believe ना, लोग कहते हैं कि यार राष्ट्र मैंने when do you feel proud, मैंने as an Indian सबसे ज्यादा प्राउड कब फील किया है, तो लोग जनरली कहते हैं अरे रिपब्लिक डे देखकर प्राउड। मैंने कहा कोई भी अगर श्री हरिकोटा जाकर एक इसरो का
PSLV रॉकेट या GSLV रॉकेट लॉन्च होते देख ले, और उसकी जो कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट होती है, इट लाइक गॉड क्लियरिंग हिज थ्रोट। उसके बाद उससे ज्यादा कोई पेट्रियोटिक फीलिंग होना मुश्किल है उससे ज्यादा। सो ये सारी चीजें देखी। बट फटती है, मतलब ऐसे सिचुएशन लाइक 26/11 आप जा रहे हो, दंतेवाड़ा में जा रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि मतलब जितने उन लोग रिस्क में, उतने ही आप बीइंग अ रिपोर्टर भी रिस्क में तो आई थिंक रिपोर्टिंग ना इज अ डोमेन जो कि यंगस्टर्स के पास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब ना सेंस नहीं होता है। डर तो तब होगा ना जब आपकी सेंसिबिलिटी होगी, फैमिली होगा, इंश्योरेंस आप सोच रहे होगे। हमारे टाइम और अभी भी क्रेजी लोग होते हैं एकदम यूथ में, पागलों जैसे घूम रहे हैं। थोड़ा जुनून होना है, थोड़ा नहीं काफी जुनून होना जरूरी है। दांतेवाड़ा वाज अ वेरी क्लियर एग्जांपल। जब हम लोग जंगल डोमिनेशन एक्सरसाइज करके आए और हम लोग वो पैकेज तैयार कर रहे थे, व्हिच वाज 3 days लेटर, was the worst CRPF attack, 67 CRPF persons killed, और हम लोग वही जगह पर थे 3 दिन पहले। सो दीज आर नैरो एस्केप्स। ताज में 2-3 गोलियां लगी थी लोगों को, बाई स्टैंडर्ड्स को भी वहां लगी थी जहां हम लोग थे। बट ये सब चीजें हम लोग सोचते नहीं, उस समय न्यूज के जुनून में आप ये सब, आप सोचते हो कि फीड कैसे जाएगा, आप ये सोचते हो कि भाई फुटेज जाना है, P2C जाना है और शो जाना है ऑन एयर। तो दैट्स व्हाट यू थिंक। And then how come that transition again back to radio for a very small time, and then so that is a very interesting thing। आज मैं क्या कर रहा हूं, उसमें जो रेडियो का सवाल आपने पूछा और जो टेलीविजन की बात आपने की, इसमें दोनों इन्वॉल्व है। कैसे टेलीविजन में इज कट एंड ड्राई, और अभी तो हम लोग थोड़ा सा लूज होने की कोशिश कर रहे हैं टेलीविजन में। और मैं डिबेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई थिंक कुछ एंकर्स भी अब सोशल मीडिया को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, टाई निकल रही है, सिर्फ जैकेट है, कभी कभी ऐसे ही एंकरिंग हो रही है। हमारे टाइम पे तो एकदम सूट बूट, मेकअप, 50 लाइट्स सामने। उसके बाद रेडियो FM में आप न्यूज नहीं कर सकते बाय लॉ। वी ऑल नो FM यू कांट डू न्यूज, बट यू स्टिल डू न्यूज। आप घुमा फिरा कर, नाम बिना लेकर आप बात करते हो। तो उस समय हार्ड न्यूज से कंप्लीटली इररेलेवेंट, फिर म्यूजिक भी डिस्कस करें, एंटरटेनमेंट भी डिस्कस करें। और उसी समय मैंने अमेरिकन लेट नाइट टेलीविजन शोज देखना शुरू किया, स्टीवन कोलबर्ट, जिमी किमेल। मैंने सोचा यार, हम लोग अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, हमारे पास कोई लेट नाइट शो ही नहीं है ऑन इंडियन टेलीविजन। शिट, हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा। अगर आपको याद भी नहीं होगा, मूवर्स एंड शेकर्स बोल के शेखर सुमन गाता था। दैट इज 15-20 years ago, काफी पहले। केरला में है, बिकॉज मे बी देयर मीडिया इज अ लिटिल मोर परमिसिव। हमारे लेट नाइट शो का नाम है कपिल शर्मा है बस। बट वो पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं है, एक बार छू दे फिर वो तो आप देख रहे हो क्या हो गया कपिल शर्मा का। सो इमेजिन, हम लोग अपने आप को लार्जेस्ट बोलते हैं, लेकिन हमारी इतने न्यूज चैनल्स, इतनी नेशनल लेवल नेटवर्क पर कोई लेट नाइट शो नहीं है जो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मस्ती में ले सके, पॉलिटिशियंस का थोड़ा सा मजाक उड़ा सके। तो मैंने कहा टीवी में तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें ही करके देखते हैं। ऑल्दो इट इज नथिंग क्लोज टू दैट ड्रीम, वो ड्रीम ही है। अभी आज आप करोगे तो आप जेल में जाओगे अगर आप अमेरिकन स्टाइल सटायर करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक अटेम्प्ट है, कैजुअली फन तरीके से, डेटा एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए, लेकिन उसकी डिलीवरी फॉर्मेट हमारा थोड़ा मस्ती टाइप है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो फिर वो ट्रांजिशन आया कैसे? तो जब मैंने ये अमेरिकन शोज देखे और फिर सोचा यार, मैं रेडियो में जो कर रहा हूँ वो एकदम मस्ती है, टीवी में जो किया था वो एकदम सीरियस था, तो इन दोनों को थोड़ा सा मिश्रण करें। तो इसमें एक्चुअली आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज बिकॉज मैंने टीवी जैसा सीरियस काम भी किया है और रेडियो जैसा फन काम भी किया है, और उन दोनों की जब शादी हुई तब जाके ये देशभक्त सटायर प्लेटफॉर्म बनने का जो आइडिया था वो आया कि नॉट टू सीरियस। तो हम जब कमेंट सेक्शन पे गाली मिलती है तो हम अपने आप को भी 2 गाली दे देते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि भैया हम पत्रकार के माने हम किंग हैं, हमें सब मालूम है। जो कि न्यूज चैनल्स में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं, तुम सुनो। डिजिटल डजंट वर्क लाइक दैट। डिजिटल इज यार आपस में बात कर रहे हैं यार, तू भी इक्वल मैं भी इक्वल, बात कर रहे हैं। तू बात कर मैं भी बात करता हूं, तू कमेंट कर मैं भी कमेंट करता हूं, सिंपल वो वाली बात। सो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम रेडियो, द कैजुअलनेस। और इसीलिए जब दोनों चीजों का मिश्रण हुआ है, तो इसीलिए देशभक्त पर हमें ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई कहता है तुम पागलपंती करते हो, कोई कहता है कि तुम बंदर बने पड़े हो, कोई कहता है कि तुम बहुत माने खूंट निकालते हो। लेकिन फैक्ट क्या गलत है वो हम कह सकते हैं कि आप कोई भी एपिसोड उठा लो पिछले 4-5 साल में, आपको कोई फैक्चुअली गलत एपिसोड नहीं मिलेगा। अच्छा, आप इतने साल से न्यूज स्पेस में रहे हो और अभी भी कंटेंट मतलब न्यूज स्पेस ही है मोर और लेस। क्या 2014 के बाद जो एक डिबेट पब्लिक डोमेन में रहता है कि मीडिया पे ज्यादा
आक्रोश हुआ है या मीडिया बोल नहीं पाता है, ये होता है जो होता है. डू यू अग्री टू दैट फैक्ट? सो आई थिंक इसको भी अगर हम फैक्ट के नजरिए से देख लें कि पिछले बार मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कौन सी खबर आई थी जिससे सरकार पूरी हिल गई थी. अगर हम ये मान के चलते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है सरकार को चेक रखना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, तो हुआ यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को चलाना बहुत मुश्किल है. और इसमें मैं लोगों को भी जिम्मेदार ठहराता हूं बाय द वे. अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छा काम करना चाहे भी, बोले कि नहीं भैया सरकार से पैसे नहीं लेने मुझे, मैं किसी बिजनेसमैन से पैसे नहीं लेने, मैं इंडिपेंडेंट ही चलना चाहता हूं, लोग सब्सक्राइब करेंगे या हमें सपोर्ट करेंगे या हमें देखेंगे और एड रेवेन्यू आएगा. ये मैं खुद अपने टाइम पे देख चुका हूं कि आप सिर्फ पत्रकारिता करने की कोशिश करिए, अच्छा वाला काम करने की कोशिश करिए, लोग नहीं देखते हैं. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. तो न्यूज चैनल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस तरीके से. डिजिटल में खेल अलग इसलिए है कि अगर मैं जानता हूं कि भैया मुझे नाच गाना नहीं दिखाना है, तब भी मुझे थोड़ी सी मस्ती करके न्यूज दिखानी है, मैं इतना तो कर लूंगा कि आई कैन सर्वाइव विद अ स्मॉल टीम. तो डिजिटल में इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा होप है. अनलेस एंड अनटिल आप पूरे डिजिटल फॉर्मेट को ही बंद कर दो, तब तक कोई ना कोई तो रहेगा सवाल करने के लिए, जो कि हम देख रहे हैं. ये छोटे छोटे जो हैं, तो मेन स्ट्रीम भी एग्जिस्ट करेगा और छोटे भी एग्जिस्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल द होल प्लेटफॉर्म इज शट डाउन या यूट्यूब के ऊपर ही सेंसरशिप हो जाए. मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी भी. क्या 14 के बाद ज्यादा हुआ है या यू अग्री टू द फैक्ट कि वो हुआ है? सो फैक्ट्स आर क्लियरली शोइंग दैट डेफिनेटली हुआ है. और आई वुडंट हैव केयर्ड कि प्रेशर ज्यादा हुआ है तो मीडिया चैनल्स दब गई हैं, जो कि इमरजेंसी के समय हुआ था. मेरा पॉइंट यह है कि आप दबो तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है 9 बजे के डिबेट के नाम पर, जो हो रहा है रिलीजन के नाम पर, जो हो रहा है डिबेट के नाम पर, जो हो रहा है डिस्कशन के नाम पर, जो कि एक भड़काऊई, एक मिसगाइडेड थिंग है, तो उससे क्या होता है ना, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है. सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बीइंग टेम्ड डाउन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने तो न्यूज को ऑफ ही कर दिया है जो कि कोर इश्यूज हैं. अगर वो कोर इश्यूज डिस्कस हो, अभी आई थिंक आप ही के एबीपी में डिस्कस हुआ था दिस लिटिल गर्ल जिसको 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन की जरूरत थी और उसके बारे में एक शो किया गया था. अगर ऐसी चीजें बीच बीच में भी होती रहीं तो कहीं ना कहीं होप है. एवरी डे इट शुड नॉट बी अ शाउटिंग मैच. एवरी डे कि ये नहीं कि तुम ही जिम्मेदार हो, तुमने ही सब कुछ किया है, ऑपोजिशन ही सब चीज की जिम्मेदार है, तुम लोग अस वर्सेस देम. आई थिंक वो थोड़ा सा कमी हो जाए, क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस, मेरे यहां इतने आते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये आई सेड यार ये हमारे टाइम पे तो यूट्यूबर्स को ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती थी, ये तो मीडिया में सुनवाई होती थी लोगों की. आई थिंक वो एक एरा अगर थोड़ा वापस आ जाए कि लोगों की सुनवाई हो जाए रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स. पीपल इशू तो है ना. ट्रू. कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, पीपल इशू तो रहेंगे ना. आई थिंक मीडिया शुड गो बैक टू रिस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ दोस पीपल इश्यूज. एग्जाम स्कैम होता है, लोग हमें हमारा पेपर लीक हो गया, हमारा ये वो. आई सेड ये मेरा काम नहीं है. एक तो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं इंडिया में. आज यूथ लीडर बताओ कौन है नेशनल लेवल पर? यूथ लीडर, इतना बड़ा देश, इतने पार्टीज, एक यूथ लीडर का बता दो. चिराग पासवान थोड़े बहुत. चिराग पासवान, कन्हैया was one कन्हैया example. कुमार, We could have given one name, but again he's disappeared. कन्हैया from कुमार, youth जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, थोड़े बहुत मतलब गिने चुने. But are they focusing on the youth? No. एग्जाम स्कैम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा पहले issue है. बवाल हो जाते थे लोग रस्तों पे, मतलब अब कोई बोलने के लिए नहीं है. I am saying is forget politics. Issues तो है. Issues तो हैं. इश्यूज तो हैं. ट्रू. एंड इश्यूज शायद हर गवर्नमेंट में सेम ही रहे होंगे. ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम पे ये वाला स्कैम नहीं हुआ होगा या लेकिन बीजेपी के टाइम पे नहीं हुआ. अगर आप टीवी देखें तो आपको लगेगा इश्यूज तो है ही नहीं. इश्यूज तो औरंगजेब रह गया सिर्फ. वो एक प्रॉब्लम है आई थिंक. अच्छा ठीक है, एक थॉट प्रोसेस ये भी है. अ लॉट ऑफ पीपल यू टॉक टू देम, दे से कि हिंदू खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है. और डेमोक्रेसी बोलती है कि सबको अपने थॉट्स बताने का पूरा है, तो ठीक है, एक मानता है कि भाई हिंदुत्व खतरे में है. एक ऑन द कॉन्ट्री कोई होगा कि भाई ये सब टॉपिक मेरे किसी काम के नहीं है, मेरा काम है डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, इन सब पे फोकस हो. दोनों अपनी जगह सही भी है. किसी को लगता है कि शायद सही में हिंदू खतरे में है, इसलिए उस टाइप का करना चाहिए. तो हाउ डू वी उसका सोल्यूशन कैसे निकालें? तो उसका सोल्यूशन मेरे ख्याल से मीडिया को बहुत हद तक, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उस सोल्यूशन को निकालने के लिए. सबसे बड़ा रोल मीडिया का सोल्यूशन निकालने में यह है कि पहले तो यह बताएं कि हिंदू और हिंदुत्व एकदम अलग चीजें हैं.
कि उसमें डिफरेंशिएशन क्या है और क्या हिंदुत्व ही हिंदू है या हिंदू ही हिंदुत्व है, या उसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व। अच्छा, एक बार आपने ये समझा दिया, उसके बाद आपको ये दिखाना है कि हिंदू खतरे में है या नहीं, उसके आंकड़े क्या हैं, क्या पॉपुलेशन सच्ची में डेमोग्राफिकली चेंज हुआ है, क्या हम, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों का माइंड एक्सप्लोड हो जाता है जब मैं ये बताता हूं कि आजकल जनरली जॉबलेसनेस और इकोनॉमी जो इतना प्रॉब्लमेटिक है, क्या प्रॉब्लम है यार, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसका कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, पॉपुलेशन नियंत्रण बिल लाइए आप, और बात भी होती रहती है, ट्रू, सड़कों पर बात होती है, डिबेट पर बात होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन सरकार पार्लियामेंट में तो कहती है कि पॉपुलेशन नियंत्रण बिल लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप ही स्टेबल हो रही है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है कि पार्लियामेंट में आप बता रहे हो कि वी विल नॉट ब्रिंग एनी कोर्सिव मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ना हम ऐसा कोई रिवॉर्ड सिस्टम करेंगे, ना हम ऐसा करेंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सालों से, और ये इंडिया की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, सालों से 70s 80s 90s से हम लोगों को ये समझाते आए हैं विदाउट अ चाइना स्टाइल बैन, एक बच्चा। आज क्या है, इसलिए चाइना बोल रहा है अच्छा एक बच्चे है तो प्रॉब्लम हो गया, अब 3 बच्चे करो, बिकॉज दे वेंट इनटू अ पॉपुलेशन प्लंज। पॉपुलेशन बहुत सेंसिटिव चीज होती है। True. अभी हम लोग का रिप्लेसमेंट रेट 2.1 इज सपोज टू बी योर आइडियल रिप्लेसमेंट रेट, और हम ऑलरेडी 2.2 तक आ चुके हैं। ये क्या होता है मुझे प्लीज समझाइए। सो रिप्लेसमेंट रेट इज अ थियरी, इज हम दो हमारे दो। ओके, तो वो रिप्लेसमेंट रेट बेसिकली कहता है दैट इफ पॉपुलेशन इज अच्छा। 2 kids एंड योर पॉपुलेशन विल कैरी तो ऑन, धीरे धीरे बैलेंस होता चलेगा। अपने आप बैलेंस। वी आर एनीवेज क्लोज टू दैट बैलेंस ऑफ 2.1, वी आर क्लोज टू 2.2। ओके, अब इसमें बोलते हैं नहीं लेकिन मुसलमान लोगों के इतने, ये वो माइनॉरिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो स्टेट्स में माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसमें भी दिखा दिया गया है, डेटा कहीं नहीं कहती है कि अभी हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है और बढ़ेगा भी, लेकिन उसका आंसर ये नहीं है कि आप एक बच्चा कर दो। आप, उसका आंसर ये है कि आप ज्यादा जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट दो, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये सारी चीजें न्यूज चैनल्स को समझाना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है, एक गोल्डन एज होता है एक कंट्री के, कि जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा हो, माने मोर देन 14 years, लेस देन 65 years, वी हैव एंटर्ड इनटू दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड एज। माने कामकाजी लोग हैं हमारे देश, जो हमारे लिए फायदा है। ठीक है। ये जो इतने सारे विदेशी देशों में हम जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन खोल रही है, कनाडा इमिग्रेशन खोल रही है, क्या हमसे बहुत प्यार हो गया है? दे लव इंडियंस। उनको ये चाहिए इसलिए वो शायद, चाहिए नहीं, डेस्परेट हैं वो, उनकी दरकार है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम वीजा बिना आ जाओ, अच्छा जॉब बिना आ जाओ, जॉब यहां ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन को फिर यूटिलाइज करना होगा। साउथ कोरिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जब उनके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आया, उन्होंने कारखाने बनाए, उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम ज्यादा किया, उसके बाद हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में गए। दैट्स व्हाई साउथ कोरिया इज नोन फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग, यू नो, ताइवान इज नोन फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। सो हमने मेक इन इंडिया का जो एक प्लान किया वो बिल्कुल सही चीज था। उस समय 2014-15 में जब मेक इन इंडिया का इनिशियल आइडिया आया था, बिल्कुल सही आइडिया था। लेकिन हम अपने आप से ये नहीं पूछते कि उस मेक इन इंडिया का हुआ क्या, उस मेक इन इंडिया से कितने जॉब्स जनरेट हुए, आज ये जॉबलेसनेस क्यों है। मीडिया को ये बात भी समझाना चाहिए कि जो हम लोग एक बार इतनी विकास की बातें कर रहे थे, आज वो विकास का वो जो एक मंत्र था वो ज्यादा क्यों नहीं है, खतरे में है का मंत्र ज्यादा क्यों है। क्या इसलिए क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल गोल्स थे वो हुए नहीं और हम खतरे से लेकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो एक कहावत है ना राहत इंदौरी का, कि देखो आज इतना तनाव क्यों है, कहीं देखो चुनाव तो नहीं है। तो ये चुनाव जैसे जैसे आता है वैसे वैसे तनाव बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए। आपको लगता है, सेगमेंट को लगता है हिंदू खतरे में, बिल्कुल डिस्कस करिए, कोई पॉइंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है यार। हाँ बिल्कुल सही। अमेरिका में 1000 चीजें डिस्कस और किसी के लिए वो प्रायोरिटी होगी होगी और बिल्कुल होगी। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इज दैट वो प्रायोरिटी के वजह से बाकी जो चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकती। जब तक आपको वो समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो लोग कहते हैं नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी नहीं है। और यही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम होगी तब तक इट विल बी टू लेट ना। लोग कहते हैं नहीं नहीं देखो गाड़ियां तो बिक रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक रही हैं, बिल्कुल बिक रही हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि टू व्हीलर्स नहीं बिक रही हैं। व्हाट इज दिस के शेप्ड रिकवरी, कि आपकी इकोनॉमी के शेप की तरफ जा रही है। एक तरफ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं और बढ़िया रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, रिकॉर्ड सेट हो रहा है।
पर दूसरी तरफ आदमी टू व्हीलर भी नहीं खरीद पा रहा है आपकी। सो देर आर टू फैक्ट्स। आर वी द फिफ्थ लार्जेस्ट? हमारी जीडीपी इंग्लैंड से ज्यादा है। लेकिन हमारी पर कैपिटा जीडीपी, हम बांग्लादेश से लड़ाई कर रहे हैं, हम सब सहारन अफ्रीकन नेशन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमारी ओवरऑल जीडीपी ज्यादा है। लेकिन आपकी और मेरी औसतन आमदनी वो डोमिनेटेड किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास है, तो ओवरऑल द स्प्रेड इज वेरी लेस। तो दोनों ही सत्य हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं लेकिन हम गरीब बन रहे हैं एज इंडिविजुअल्स। दोनों ही सत्य है। आर यू अ रिलीजियस पर्सन इन जनरल? सो रिलीजन के बारे में मतलब रिलीजन और मे बी अ धार्मिक पर्सन इन जनरल? इसके लिए मैं बहुत मार खाता हूं। बहुत बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूं यार देखो, मैं अपनी बेडरूम की चीजें अपनी बेडरूम तक रखना चाहता हूं। मैं अपने बेडरूम में क्या करता हूं मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, अच्छा अगर आप मुझसे पूछो आप धार्मिक हो कि नहीं, मैंने इन द सेम वे इफ यू वुड आस्क मी, हाँ, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, धार्मिक होना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या मैं अपने धर्म को अपने स्लीव पे पहनूंगा? क्या मैं उसको टॉम टॉम करूंगा? क्या मैं उसका झंडा लहराऊंगा? इफ यू आस्क मी, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड हिंदू, बट डू आई वांट टू यूज दैट एज ओनली माय आइडेंटिटी? नो। मैं आइडेंटिटी की तरफ से बहुत इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि दिवाली में या मेरे घर पे अभी 3 दिन पहले पूजा हुई थी, मैं उसके फोटोज भी लगा सकता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। और अगर हम लोग ये प्राइवेट स्पेस को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे और बोले कि पब्लिक में सिर्फ देश की बात कर और प्राइवेट में रिलीजन की बात कर, आई थिंक हमारा देश 5 ट्रिलियन नहीं 15 ट्रिलियन बन जाएगा। That makes so much. अच्छा, ऐसा मतलब इन जनरल ऐसा होता होगा राइट कि आपके विचार, मेरे साथ तो पर्सनली होता है, मतलब आई गेस आप भी रिलेट कर सकते हो और बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर भी पाएंगे। आपके विचार आपकी फैमिली किसी और मेंबर से नहीं मैच करते और वो लड़ाइयाँ होती हैं। आप किसी के रिश्तेदार के यहाँ गए हो, डिनर टेबल पे बैठे हो, हाउ डू डील विद दैट? And a lot of people may be wondering कि मतलब मैं आकाश बनर्जी ऐसा पॉपुलर यूट्यूबर नहीं होगा, बट हो सकता है मैं एक बहुत छोटा बंदा हूँ, लेकिन मेरे बाप से लड़ाइयाँ होती हैं। हाउ डू डील विद दैट? और उसमें पॉपुलर नॉट पॉपुलर नहीं, लड़ाई तो सब जगह होगी, सबकी होती है। और इसमें ये नहीं है कि राइट है या लेफ्ट की लड़ाई है, किसी की किसी से भी हो सकती है। मेरे साथ ये ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को ये नहीं पूछना पड़ता है कि मेरे विचार क्या है, वो सबको पता है। वो विचार बड़े बड़े सबके सामने है। तो डिनर टेबल में कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू होती है, लेकिन तुमने ये क्यों कहा? तो मैं तो ये कहता हूं कि यार बटर चिकन खा रहा हूं, बटर चिकन खाने दो। क्यों? ये हमारी जनरेशन की नई चीज है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में पॉलिटिकल फाइट्स नहीं होते थे। लेफ्ट भी था, होते थे, बिल्कुल होते थे। लेफ्ट भी था। ऐसा नहीं कि बीजेपी कल पैदा हुआ है, बीजेपी भी कितने सालों से है, कांग्रेस भी रह चुकी है, समाजवादी पार्टी, इतने सारे पार्टीज हैं। तो वाद विवाद, विमर्श, डिबेट, ये सब होता था। मैं पूछता भी हूं कि भाई ऐसा, लेकिन देखो कितना विट्रियोलिक अब हो गया है, कितना जहर हम लोग के अंदर आ गया है कि हम लोग अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस के वजह से झगड़ा करने पर तुलाते हैं अपने रिलेटिव्स। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 50 साल से अपने रिलेटिव्स को खोते आए हैं, अपने सगी संबंधियों, अपने दोस्तों को खोते आए हैं पार्टी और एफिलिएशन, और तुम बीजेपी या तुम कांग्रेस के चक्कर में। ये एक नया डेवलपमेंट है। और मैं तो अपने चैनल पर यही कहता हूं कि एक दो चीजें मैं कहता हूं, मैं आपको भी यही चीज कहूंगा। एक होता है पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैंने आज आप कोई भी एपिसोड दिखा लीजिए, हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड आप दिखा दीजिए जहां हमने बोला है कि कांग्रेस को वोट करो या बीजेपी को वोट करो या समाजवादी पार्टी को वोट करो या आपको वोट करो। हम कहते हैं कि एक तो है कि भैया किसको सपोर्ट करना है, किसको वोट करना है, हमें बोलना ही नहीं चाहिए, ना किसी चैनल को बोलना चाहिए, ना किसी पर्सोना पब्लिक को बोलना चाहिए, किसी सिटीजन को भी नहीं बोलना चाहिए। वोट मेरा पर्सनल अधिकार है। सही बात है। आप किसी के शादी में घुस के ये नहीं बोलोगे अच्छा कितनी बार हफ्ते में। किसी का पर्सनल अधिकार है यार वो। यू विल नॉट वांट टू डिस्कस इट एंड इट इज नॉट योर प्लेस टू डिस्कस इट। तो किसी को वोट देना है या किसी को सपोर्ट करना है, आपका अपना अधिकार है। और खास करके अगर आप पब्लिक स्पेस में हो जहां आपको, ऑल्दो आई हेट द वर्ड इन्फ्लुएंसर माना जाता है, तो आप बिल्कुल भी किसी के सपोर्ट और अगेंस्ट में ना रहें। रवीश ने एक बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि 5 सालों में फैन आपको पॉलिटिकल पार्टी का एक दिन बनना है, 5 सालों में, जिस दिन आप वोट डालने जाते हो। उसके अगले दिन आपको क्रिटिक बनना है। और असली नागरिक वही है जो वोट भी उसी पार्टी को करेगा और क्रिटिसिज्म भी उसी पार्टी को करेगा। पता नहीं कहां से हमारे संविधान में संशोधन हो गया है, एटलीस्ट व्हाट्सएप में तो, कि व्हाट्सएप के संविधान में संशोधन हो गया है कि जिसको वोट दिया है, जिसको सपोर्ट किया है,
उसके बारे में ना हम कोई सवाल पूछेंगे और ना हम कोई सवाल टॉलरेट करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई नेता है आज के डेट में जो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से ले लेता है आपके एनालिसिस के हिसाब तो से? मुझे पूछा जाता है कि यार अच्छा ये बताओ, तुम तो कहते हो कि तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हो, तुम किसी को सपोर्ट नहीं करते हो, सारे पार्टी से इक्विडिस्टेंट हो। मैं कहता हूं एक तो इक्विडिस्टेंट नहीं हूं, मैं जो सरकार में रहेगा मैं उसको ज्यादा उसकी बात लगाऊंगा। Obviously. लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग पार्शियल जरूर होंगे उन नेताओं के लिए जो कि मजाक ले सकें, सटायर ले सकें, सवाल ले सकें। तो शशि थरूर एक एग्जाम्पल है। मैं शशि थरूर के साथ बैठ के भक्त बनर्जी करके मजाक भी उड़ाया है। मैंने शशि थरूर का ट्विटर में भी मजाक उड़ाया है उनकी अंग्रेजी को लेकर। मैंने शशि थरूर के साथ बैठ के उसके इंटरव्यू में उसके वाइफ के सुसाइड/मर्डर केस के बारे में भी मैंने पूरा डिस्कस किया है। एक नेता को ओपन होने की जरूरत है। महुआ मोइत्रा इज अनदर एग्जाम्पल। एक टाइम पे, बट नॉट नाउ, अरविंद केजरीवाल अब क्लोज्ड हो गए हैं, पहले थोड़े ओपन हुआ करते थे टू क्रिटिसिज्म। आई थिंक कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जब आप पॉलिटिकल लैडर चढ़ते हो तो आपकी क्रिटिसिज्म लेने की शक्ति कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे लीडर्स जो कि थोड़ा ओपन रहें, वो उनकी दरकार ज्यादा है। लेकिन नोबडी इन बीजेपी, आई थिंक maybe from the RSS. I think I have personally never interviewed him, लेकिन राम माधव appears to be a person जिनको आप क्रिटिक तो कर सकते हो। सीनियर लीडरशिप में नितिन गडकरी साहब से आप पूछ सकते हो और वो जवाब। आई एम जस्ट सेइंग इज दैट ये हम लोग कहां चले गए हैं एक पॉलिटिक्स में कि आप मुझसे सहमति रखते हो तभी मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैं ड्राइंग रूम में नहीं बुला रहा हूं किसी को। आई एम अ पॉलिटिकल फिगर। और आप इसीलिए जब वो अमेरिकन और यूके के इंटरव्यूज देखा जाता है, जब प्रधानमंत्री को बोला जाता है रुकिए रुकिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, नहीं आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को 4 बार टोक रहे हो तुम, यहां करके देख लो। यहां तो हमें आइडिया ही नहीं कैसा होता है। और जब बात होती है ना कि नहीं आप प्रधानमंत्री के ऑफिस को बोल नहीं सकते हो, तो मैंने कहा 2014 में एक इंसान था मनमोहन सिंह, उसको क्या क्या ना बोला है, इंक्लूडिंग मी। हाँ, ट्रू कईयों ने बोला है, इंक्लूडिंग मी। तो ये अपमान क्या 2014 के बाद नया चीज शुरू हुआ है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हो या मजाक? मैं तो कहता हूं डेमोक्रेसी का बेसिक फलक्रम ये हो सकता है कि क्या मैं अपने पॉलिटिशियन, अपने लीडर का मजाक उड़ा सकता हूं या नहीं। अगर नहीं उड़ा सकता हूं तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, और कुछ हो सकता है, डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। मैं 2 क्वेश्चन पहले जाता हूं। वी वर डिस्कसिंग कि यू सजेस्टेड कि इसको वोट दो या उसको वोट दो, ये मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इट्स योर पर्सनल मैटर, आप अपने पास रखो। और मुझे भी याद है बचपन में मम्मी पापा बोलते रहे किसको वोट दिया हम कभी नहीं बताते। हाँ? अपने पास रखो। हमने वही सीखा है बचपन से, अपना हिसाब अपने पास रखो। लेकिन a lot of people सोचते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इसको वोट दे रहे हैं। दे शुड रियलाइज द फैक्ट कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, हम एक इंसान को वोट देते हैं, एक एमपी या एमएलए का जो कैंडिडेट। वो आपकी गलतफहमी है, आप सोच रहे हो अगर ऐसा है नहीं अब। हाँ, anyways, finish the question, I'll tell you. So the point is, what should a person actually think before voting? जब इलेक्शन आ जाता है, हुआ चालू हो जाता है, सब जगह होर्डिंग लगे हैं, सब जगह कहीं आप मतलब ये रियलिटी है, कई जगह पैसे दिए जाते हैं, कहीं खाना खिलाया जाता है, कुछ होता है और उसके इन्फ्लुएंस में आगे इंसान वोट देता है या जो उसकी आइडियोलॉजी हो। लेकिन क्या एक्चुअल चीजें देखनी चाहिए वोट देने से पहले? देखो कुछ जगह तो ऐसा है, और सदर्न स्टेट में तो ये अब तो फैक्ट हो चुका है कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो दोनों तरफ से सारे फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी उठाते हैं और फिर जो खुद जो जहां वोट देना है फिर वहीं देते हैं। आई थिंक दैट इज अ बेटर सोल्यूशन, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड टेक फ्रीबीज एंड मनी। लेकिन अगर पार्टीज इतना पैसा लूट के आपको दे रही है फ्रीबीज, और लेकिन तब आप ले रहे हो विद द नोइंग दैट बॉस दूंगा तो वोट में अपने नॉलेज से ही, तो ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व इट। बहुत बार लोगों ने मुझसे ये पूछा है, अच्छा तुम तो इतना क्रिटिसिज्म करते हो तो तुम ही बताओ वोट किसको दें। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि यार तुम क्या डायपर के बच्चे हो कि मैं तुम्हें बताऊं किसको वोट दें? और 18 के हो चुके तुम्हें वोटिंग राइट मिले, इतना तो पता होना चाहिए। तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि वोट मैं किसको दूं? डायपर भी साफ करूं क्या मैं तुम्हारा? तो एक तो मैं ये बोलता हूं 18 साल के हो गए हो, थोड़ा सा सेंस लगाओ, देखो। दूसरा प्रॉब्लम यह है, जैसे तुमने पूछा ना कि आदमी पार्टी को वोट नहीं देता। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, इंडिविजुअल को नहीं दे रहा है। तो हम अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको भूल गए हैं, विच इज अ पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप नॉर्मल आदमी से जाकर इंडिया में, और यही होता है कि थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा सिविक्स सिखाना जरूरी है। अगर मैं आदमी को बोलूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में फर्क क्या है बता दो, मेरे ख्याल से आदमी बता नहीं पाएगा। और हो ये गया है कि हम एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बन गए हैं, जहां आदमी ट्रंप या बाइडेन को वोट दे रहा है, माने मोदी या
जो कि वो चाहते हैं राहुल गांधी को वोट दे रहा है रादर देन एमएलए एमपी को वोट दे रहा है। लोग ये भूल गए हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स थे उन्होंने बहुत सोच समझ के ये वाला सिस्टम, ऐसा नहीं कि अडॉप्ट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंशियल बिल्कुल स्टाइल, कर सकते थे। अमेरिकन डेमोक्रेसी वो 150 इयर्स ओल्ड तब भी जब हमारा संविधान बन रहा था राउंड अबाउट। उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम एक सिंगल पर्सन को इतना पावरफुल नहीं बनाएंगे, हम एमएलए को इलेक्ट कराएंगे, एमएलएज जिनके सबसे ज्यादा होंगे, फिर वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगी, लेजिस्लेटिव पार्टी फिर एक लीडर सिलेक्ट करेगी, वो लीडर जाकर फिर चीफ मिनिस्टर होगा। और यूजुअली ऐसा भी होता है कि उस पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है और जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है और जो सीएम होता है वो अलग अलग होना चाहिए। होता नहीं है बहुत बार, दूसरी बात है, बट इन जनरल होता भी है अलग, कभी कभी मोस्टली केसेस में अलग है। और एमपी, इसमें कांग्रेस भी बहुत जिम्मेदार है, मैं बताता हूं कैसे। और जो एमपी सिलेक्ट होंगे फिर वो अपनी मीटिंग करेंगे और उसमें से जो लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। कहीं कहीं जाकर हमारी बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स खराब हुए। नेहरू की गलती, जो कि एक पॉपुलर 9 o'clock डिबेट है, नेहरू की सबसे बड़ी गलती जो कि फैक्ट है वो ये था, और लोग सुन के भी बहुत हैरान हो जाते हैं, कि एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस में हर साल इलेक्शन होते थे, हर साल बाय रूल। अनदर अनरिटन रूल वाज दैट हाँ, आप 2 बार 3 बार भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली नहीं बन सकते। आप 2 साल बाद आइए, 3 साल बाद आइए, फिर से बनिए। उससे क्या होता था, फ्रेश चर्न ऑफ आइडियाज हमेशा होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते थे, ईगो फाइट्स होते थे, कुर्सियां टूटती थी, जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी था पार्टी में। नेहरू के आने में ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन को बंद करवा दिया गया और परिवारवाद की जो प्रथा है वहीं से शुरू हुई थी। और एक अनरिटन, जो तुमने कहा ना कि ऐसा ही होता है, कांग्रेस में एक अनरिटन ट्रेडिशन शुरू होने लगा कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पीएम। तो नेहरू पीएम पार्टी प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी पीएम पार्टी प्रेसिडेंट, राजीव गांधी के हाथ में भी दोनों चीजें थी। एंड सोनिया गांधी के साथ आपने इतना देखा, शी मूव फ्रॉम द पीएम्स पोस्ट एंड केप्ट द पार्टी टू हरसेल्फ। अब जाकर इतने सालों बाद जाकर ये एक अलग हुआ, चलो हुआ है ऑन पेपर, जो भी आप मान लो। तो इसमें नेहरू की भी गलती है और दूसरे लोगों की भी गलती है कि हमने ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया है। लेकिन जब आपके घर के सामने प्रॉब्लम होगा, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम होगा, आपका एमपी या एमएलए ही आपको बचाएगा। ये बात याद रखना जरूरी है। और अब 1 साल एग्जैक्टली हम बैठे हुए हैं, राउंड अबाउट 16th of April, 1 साल में इलेक्शन है, तो अपना वोटर कार्ड चेक करो, अपना वोटिंग लिस्ट चेक करो, और तुम्हारे एरिया में कौन एमपी एमएलए है जो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इलेक्शन के लिए सोच रहा है, उसको स्टडी करो। अल्टीमेटली वही बचाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही बनाएगा। प्रधानमंत्री आकर नहीं बचा सकते तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। क्या लगता है 24 का क्या होगा, माहौल क्या होगा? तो भाई हम तो एक ही बात कहते हैं, आएगा तो मोदी ही। एंड वेरी सिंपल आंसर टू दैट, क्यों आएगा? आई थिंक जहां ऑपोजिशन गठबंधन की बात होती है, सरकार बहुत नर्वस हो जाती है। ट्रू। जहां ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ लड़ती है, सरकार बहुत खुश हो जाती है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए केरला का, आप एग्जाम्पल देख लीजिए बंगाल का, आप एग्जाम्पल देख लीजिए दिल्ली का, जहां इट इज बीजेपी वर्सेस वन राइवल, बीजेपी हैज अ वेरी वेरी टफ टाइम। बट यूपी का एग्जांपल दे लीजिए, वेर इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एआईएमआईएम वर्सेस समाजवादी वर्सेस बीएसपी वर्सेस कांग्रेस, इट्स अ chaos. It's chaos and it is great. So 2024 में अगर मैं बोलूं आएगा मोदी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मोदी ने इतना अच्छा काम किया है। 2024 में आएगा मोदी इज बिकॉज, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप हिस्ट्री के पन्ने भी टटोल लोगे, मैं 99% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप कोई तथ्य मुझे नहीं दिखा सकते हो कि दिस इज द वर्स्ट ऑपोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वर्स्ट ऑपोजिशन। ऐसे बहुत केसेस आ चुके हैं जब राजीव गांधी के पास इससे ज्यादा आंकड़े थे, नंबर थे, 13 रह गए थे ऑपोजिशन में, लेकिन तब भी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग सड़कों पर जाते थे, आवाज उठाते थे। आपको नंबर्स की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं महुआ मोइत्रा जैसे नॉट दैट मैं टीएमसी से एग्री करता हूं, उनके बहुत सारे पॉलिसीज और मैं कहता हूं कि वो भी डिक्टेटोरियल हैं, लेकिन आपको कम से कम कुछ तो एमपीज चाहिए जो वैसे आवाज उठाएं पार्लियामेंट में। अमेरिका में जैसे एओसी है, इंडिया अगर सोच लो कन्हैया अगर होता पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल, एक एरुडाइट एग्रेसिव वॉइस भी चाहिए होता है लोगों की आवाज सामने रखने के लिए, सरकार को थोड़ा कटघरे में डालने के लिए। क्या लगता है कन्हैया क्यों ऐसा अलग हो गया एकदम? अगेन बिकॉज कांग्रेस में एक ही बंदा बोल सकता है, बाकी तो और कोई नहीं बोल सकता है। आई थिंक दैट इज अगेन मैं जो बोल रहा हूं, अगर 2024 में आएगा मोदी इज बिकॉज
इंग्लैंड में एक सिस्टम होता है शैडो पार्लियामेंट। मैं 3 साल से अपने चैनल पे बोलते आया हूं। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। शैडो पार्लियामेंट एक सिंपल फॉर्मूला होता है। आपका फॉरेन मंत्री है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको काउंटर कौन करता है ऑन ए डेली बेसिस? हमारे यहाँ ऑपोजिशन कौन ऑपोजिशन में? अगर मैं आपसे एक नाम पूछूं कि भाई निर्मला सीतारमण को कौन अपोज करता है ऑन अ डेली बेसिस इफ नीडेड, या सो इंग्लैंड में एक बहुत ही पुराना सिस्टम है, इट्स कॉल्ड अ शैडो मिनिस्टर। ओके, आपके मंत्रालय है, आप मेन ऑपोजिशन पार्टी हो, कांग्रेस, आप मेन ऑपोजिशन पार्टी हो, आप सोच रहे हो कि सत्ता आपके पास आएगी, ठीक है। आप अपना एक कैबिनेट बनाइए ओह, जो कि इस कैबिनेट को शैडो करती है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। शशि थरूर, कि भाई फॉरेन अफेयर्स में जो भी होगा हम काउंटर करेंगे। पी चिदम्बरम मान लीजिए फाइनेंस में, कि भैया आप इन्होंने कुछ, निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा, तो ये यहाँ से बोलेंगे। फैक्चुअली शायद गलत कहा हो, मुझे क्या पता, मैं आपको खुलासा करता हूं। ओके, सिंपल पॉइंट है। अब इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को स्पॉटलाइट मिल जाएगा तो कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि भाई राहुल बाबा सब कुछ करेंगे। मैंने एक और सवाल पूछा, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई कांग्रेस कड़ी टक्कर देना चाहती है। बीजेपी में मोदी है और शाह है। वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट शाह के बिना मोदी इतना पावरफुल नहीं हो सकता है और मोदी के बिना शाह इतना बड़ा आदमी नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार जिसको कहा जाता है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक पार्टी संभाल रहा है, एक देश संभाल रहा है। आपका शाह कौन है? अगर आप अपने आप को मोदी समझते हो तो आपका शाह कौन है? तो अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा शैडो कैबिनेट नहीं होगा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ मैं ही मैं हूं जो सब कुछ करेगा, भाई कहां की बातें कर रहे हो यार, ये रियल पॉलिटिक है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में ना बहुत सालों से था, मे बी थोड़ा वियर्ड या स्टूपिड क्वेश्चन लगे तो प्लीज मतलब इग्नोर नहीं, आप मुझे समझा देयर इज देना। नो स्टूपिड क्वेश्चन एवर। What is stopping all the other Congress people to actually rise? If Rahul Gandhi is only one person, or maybe Rahul Gandhi, Sonia Gandhi और कुछ एक फैमिली है, ऐसा क्या है उनके पास कि बाकी लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते? सो आई थिंक एक तो है हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ब्रेकअवे करने की कोशिश नहीं की है। आपके पास सागमा का एग्जाम्पल है, आपके पास पवार का एग्जाम्पल है, एंड उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनाई, अपने अपना गढ़ बनाया। ममता बनर्जी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज आल्सो कांग्रेस। नहीं, मैं नहीं बोल रहा अलग होना, आई एम सेइंग कांग्रेस के नाम को ही इन लोग क्यों नहीं आगे निकालते? तो अल्टीमेटली अगर ऐसा होना होगा ना, तो होगा ऐसा ही कि कोई एक लीडर होगा जो स्टैंड अप करेगा और फिर बाकी की पूरी पार्टी आ जाएगी उसके पास। आई थिंक कांग्रेस में ऐसा हुआ है कि अभी कोई उतना टिपिंग पॉइंट नहीं आया है कि हाइपोथेटिकली एक ममता बनर्जी या एक शरद पवार छोड़ दे और बाकी के लोग भी उसी के पास आ जाए। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को स्प्लिट किया तो ऐसे ही हुआ था। कांग्रेस आई बनी और पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई और ओरिजिनल कांग्रेस में कुछ बाकी नहीं रहा। तो लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू एक्चुअली ये असली कांग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस आई है, बट वेल दिस इज द कांग्रेस। बट अगर होगा तो वैसा ओहदा का पर्सन होना होगा जो सारे लोगों को खींच पाए। तो ये प्रॉब्लम है, जो कि कौन है? दूसरा प्रॉब्लम कांग्रेस में है जो कि ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, मीडिया शुड डिस्कस दिस एक्चुअली। उनको तो अच्छा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सारे डिसीजंस लेती है कांग्रेस पार्टी की, वो भी नॉमिनेटेड बॉडी है, उसमें इलेक्शंस होते नहीं है। अगर आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वेबसाइट खोल के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को देखोगे तो दो चीजें होंगी। या तो आपको लगेगा ये है कौन, कभी आपने देखा नहीं होगा, और दूसरा ये क्या इलेक्शन जीत सकता है। राहुल गांधी को छोड़कर उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं है जिसने इलेक्शन अपने आप जीता हो। तो जब नॉन पॉलिटिकल, बीजेपी में आप जो भी कह लीजिए इलेक्शन लड़ के लोग आ रहे हैं टॉप में, तो और अगर नहीं जीत पाओ इलेक्शन तो आपको सजा भी मिलेगी आपको पार्टी में। अच्छा, दैट इज वेरी क्लियर। सो हाँ, बिकॉज़ इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी का ब्रांड नेम है, उसके बाद भी आप अगर हार रहे हो तो ऑब्वियसली। और रिप्लेसमेंट्स बहुत हैं। ट्रू, रिप्लेसमेंट्स बहुत हैं। आप हॉटकेक हो, आपके पास रिप्लेसमेंट की कमी क्या होगी? तो आई थिंक बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। 9 साल में उन्होंने चेंज नहीं किया है। अभी पार्टी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, लेकिन पार्टी की फंक्शनिंग, जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, मोदी नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर है, पन्ना प्रमुख है जो कि मैपिंग जानती है, जो कि कौन से जिले में कौन से घर में क्या बातें हो रही हैं और कौन किसका रुझान किस तरफ जा रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो रहा है। अगर आपने मेरा राशन कार्ड करवा दिया या कहीं एक मैं फंसा हूं उसको सॉल्व करवा दिया, मैं ऑटोमेटिकली आपको वोट दूंगा यार। सही बात है। तो नॉन थिंग है ये, तो बेसिक इंडियन डिसेंसी आप मान लीजिए। हमारी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि हम आभारी होते हैं।
लेकिन आपने वो सिस्टम कहां बनाया है? आपका अगर बंदा बोलने भी जाए, कहीं करने भी जाए, उसको 2 झापड़ पड़ जाएंगे, उसको कोई बैकअप नहीं है। तो देयर इज नो लीगल बैकअप, देयर इज नो मसल बैकअप। तो ये सब चीजें बनानी पड़ती है ऑन द ग्राउंड, वो हुई नहीं है। यार हम ये आपके ऑफिस में बैठ के अभी इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, हम इतनी ज्ञान की बातें कर ली है जो कि लॉजिकल भी है कि अंदर आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर लोग नहीं दिख रहे जो काम करेंगे। ये चीज उनको भी तो दिखती होगी, ऐसा थोड़ी उनको नहीं दिखता होगा। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? मतलब मुझे इस चीज से कभी सोल्यूशन नहीं मिलता कि व्हाट इज स्टॉपिंग देम। ऐसा तो है नहीं रिवैम्प करने का किसी ने सोचा नहीं होगा कांग्रेस को, सोचा और जो हमें दिखा भी है, खड़गे साहब बने नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बट इट्स नॉट अ रीवैम्प। हाँ मतलब आई शुडंट से एनीथिंग, बट जो भी है इसको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन रख के रख लेते हैं। बट ऐसा दिखता है उनको भी होगा ना कि हम डूब रहे हैं, ऐसा तो है नहीं पता नहीं है कि हम डूब रहे हैं। अब तो जो स्टेट्स थे वो भी हाथ। सो आई थिंक देयर स्टिल हैंगिंग ऑन कि कुछ बदलाव आ जाएगा। देखो ऐसी बोलने की चीजें नहीं है, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 2015-16 की ऐसी बात है कि कांग्रेस के एक मंत्री ने मुझसे कहा, किसी रिसेप्शन पे मिला, तो अरे ठीक है कर लेने दो इनको, 5 साल बाद तो हमें पावर में आना है। इंडिया में एक 5 साल का पिंग पोंग का एक ट्रेडिशन रहा है, स्टेट्स में भी रहा है, राजस्थान इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ इट। लेकिन बीजेपी अलग लेवल पर सोचती है, ये पिंग पोंग का खेल तोड़ना है। अमित शाह जब पब्लिकली बोल सकते हैं कि भैया देखो कांग्रेस ने इतने साल राज किया, हम 50 साल क्यों नहीं राज कर सकते? ऑप्टिमिज्म का हैंगओवर है तो हाँ, और ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो अलग लेवल पे खेलेंगे, हम ये सब तुम सोच रहे हो कि 5 साल बाद 10 साल बाद तुम वापस आ जाओगे। तो अभी बहुत सारे कांग्रेस में ये सोच है कि अच्छा हम भी तो 10 साल थे, लेकिन उसके बाद लोग ऊब गए थे, फिर पार्टी बदली, तो अब ये 10 साल आने वाले हैं। लेकिन ये पिंग पोंग का सिलसिला खत्म हो चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है और आपको पार्टी में ग्राउंड पे काम करना होगा। तो ये पिंग पोंग ना चलने वाला है इस बार, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और द ओनली वे, हाउएवर, आएगा तो मोदी, ओनली वे, ओके, ओनली वे इज कि कुछ ऐसा हो जाए कि सारी पार्टीज बोले यार इसके बाद तो हम खत्म हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है, और वो बोले कि कम से कम हम आपस के वोट नहीं काटें। ओके, और वो बोले कि यार अच्छा एआईएमआई भी, कांग्रेस भी उधर आएगा, और इट इज पॉसिबल। और हमारी जो इलेक्शन सिस्टम है ना, उसकी ब्यूटी ये है, 4-6% वोट इधर उधर स्विंग होगा ना, पूरा का पूरा पासा बदल सकता है। एंड दैट इज व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड, बीजेपी विल नेवर टेक इट इजी। द लास्ट पर्सन हु टुक इट इजी इन द बीजेपी वाज अ मैन कॉल्ड अटल बिहारी वाजपेयी, जो 2004 में सोचे थे इंडिया शाइनिंग बोल देंगे और इंडिया शाइन करता रहेगा। और वो पार्टी 2004 में मैंने कवर किया था, 2004 में मैंने जर्नलिज्म अपना करियर शुरू किया था। आज बोलते हुए भी अमेजिंग लगता है, लेकिन कांग्रेस वालों को जगाया गया था 2004 के रिजल्ट के दिन, आई थिंक 16 मार्च का दिन था, एग्जैक्टली याद नहीं है, उनको जगाया गया था। जीत गए, आप जीत गए हो। आप और लेफ्ट पार्टी, आप और लेफ्ट अगर मिल जाओ तो सरकार आपकी है, एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी। उस समय लेफ्ट के पास भी 61 सीट्स आई थी, वो भी अचंभा था, बट कहीं ना कहीं लोगों की एक एंगर था जो कि बीजेपी नहीं देख पाई, उनके सर्वेज नहीं देख पाई। इसीलिए बीजेपी विल नेवर टेक इट इजी। अगर अभी भी लगता है ना कि यार मरे हुए कांग्रेस और मरे हुए राहुल के पीछे लोग ऐसा क्यों पड़े रहते हैं, इज बिकॉज वन लेसन दैट दे हैव लर्नड इज कि बाजी कभी भी पलट सकती है। दैट इज द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो अगर मैं अभी तुमसे बोलूं कि आएगा तो मोदी, लेकिन तुम बोलो 2 रुपए लगाओ, इस बात पर मैं नहीं लगाऊंगा। हम लोग इसीलिए इलेक्शन प्रिडिक्ट भी नहीं करते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंडीशनली ये बोल रहा हूं, आएगा मोदी बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन, नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क दैट दे हैव डन। और दूसरा ये है, साउथ में केरला, कर्नाटक इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। ओके, आने वाले इलेक्शंस, हमको सबको मालूम है कि बीजेपी की हालत खराब है। अगेन इट इज फॉर द कांग्रेस टू विन और लूज इट। कर्नाटक आई एम वेरी क्लियर, इट इज फॉर द कांग्रेस टू लूज द इलेक्शन, नॉट फॉर द बीजेपी टू विन इट। अगर कांग्रेस अभी भी गोड़ देगा, आप सही स्ट्रेटजी नहीं करेगा, आप सोचो कर्नाटका जैसे स्टेट में आप मोदी को ला रहे हो, आपके पास उस स्टेट में जहां आप इतने सालों से प्रेजेंट हो, स्ट्रांग है, आपने अपने मंत्री को कह दिया आप पीछे बैठ जाओ। सो द डिपेंडेंस ऑन मोदी स्टिल कंटिन्यूज। कैन द कांग्रेस काउंटर इट, या फिर कांग्रेस बोलेगा हाँ हम भी राहुल को ला रहे हैं, गेम खत्म। बट डू दे हैव अ बिगर फेस इन कर्नाटक? So, you know, Siddharamaiah sorts of people are much more respected than if you try to get a Rahul Gandhi also. So, which makes sense. which लोकल इंसान की ज्यादा वैल्यू होगी नहीं so अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि राजस्थान इज डेफिनेटली स्लिपिंग फ्रॉम देम अगले साल। राजस्थान इज डेफिनेटली गोइंग टू गो। तो अब इनके पास बाकी क्या रहेगा, तो वही देखना है कि अब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एमपी सीजी भी है, लेट्स सी मामा जी अब छोड़ दें शायद एक बार। मामा जी
सेंट्रल में भी आ सकते हैं। सैम मामा जी इज नॉट टू मच इन फेवर, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी ड्रॉप कर दिया गया था। यू सी देयर इज लॉट ऑफ पावर प्ले, द पावर इज कंट्रोल्ड नाउ बाय द टॉप टू। तो You mentioned about Atal Bihari Vajpayee. How do you like him as a politician? he had of course had his flaws, and we all know about what happened as far as Babri is concerned, and the riots, and he wanted to take action at that point of time also, as far as Gujarat is concerned, but यार आपकी आइडियोलॉजी थी, फेयर इनफ, बट अभी जो हम देख रहे हैं उससे जमीन आसमान का फर्क था। तो इन हाइंडसाइट जब आप देखते हो कहते हो यार ठीक है इश्यूज थे, लेकिन जो ढांचा था संविधान का वो तो खतरे में नहीं था। अब आपके पास लीडर्स फ्रीली आकर बोलते हैं कि संविधान बदलेंगे, हम बदलेंगे। आप फ्रीली ऐसे स्टेटमेंट्स मार सकते हो कि भाई हम इसको ऐसा राष्ट्र बना देंगे, हम संविधान ही बदल देंगे, हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। 5-10 साल पहले would I have imagined that कोई big star would have gone on stage and said ये आजादी तो हमें भीख में मिली थी, और वो भी है 99 साल के लिए हम गिरवी हैं। अब देखिए 75 हो ही गया है, अभी बस गिरवी, अब अंग्रेज वापस आ जाएंगे, अभी गिरवी रखा हुआ है। बट इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे स्टेटमेंट्स, नाथुराम गोडसे के बारे में स्टेटमेंट्स, बहुत जल्दी नाथुराम गोडसे के नाम पर ये शायद टॉलरेट भी नहीं होती चीजें पहले। मैं तो कह रहा हूं गिव इट के- अनदर 5-10 इयर्स, नाथुराम गोडसे के नाम पे स्टेडियम होगा। मैंने एक बार मजाक किया था इस पे, बहुत लंबे टाइम पहले मैंने सटायर बनाया था। अब मुझे लगता है सटायर नहीं है, हो भी सकता है। हो भी सकता है जिस रेट पे हम जा रहे हैं। आर्टिस्ट आदमी थे यार, पोएट थे हमारे। मैंने ये भी एक चीज नोटिस की है, हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं कोई बहुत आर्टिस्ट नहीं रहे हैं इन जनरल, और आज की डेट में नहीं है। और आई गेस आर्ट या किसी एक चीज के लिए जुनून आपको, इट मेक्स यू बेटर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिशियन। So this is a good or a bad whatever. BJP is a election machinery, and उनको इलेक्शन लड़ना और उनको पॉलिटिक्स आता है। उनको पोइट्री नहीं आती होगी लेकिन उनको पॉलिटिक्स आती है। उनको आंकड़े आते हैं, नंबर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, उनको मालूम है फंडिंग कैसे होता है। दे आर गुड विद द इलेक्शन, दे आर वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो डिफिकल्ट टू डिफीट। अब आप ये कल्चर्ड और एजुकेटेड बात कर लीजिए कि हाँ थोड़ा कल्चर होता, अगर शशि थरूर टाइप कुछ अंग्रेजी कोई बोल पाता, कोई पोइट्री की किताब, वाजपेयी कोई पोइट्री की किताब लिखता, किताब तो मोदी जी ने भी लिखे हैं वैसे, तो बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन विल हैव टू अंडरस्टैंड, इज दैट अगर आपको इस मशीनरी को हराना होगा, आपको एकदम अलग लेवल पर खेलना होगा, जिस लेवल पर वो खेल रहे हैं। एंड मुझे दुख इस बात का लगता है, सोशल मीडिया तो तुम समझते हो, मैं भी समझता हूं, 2014 में जो सोशल मीडिया उन्होंने इस्तेमाल किया था, आज ऑपोजिशन पार्टीज 2014 के लेवल पर नहीं है। 2019 तो छोड़ दो तुम। तो आपने सीखा क्या है अपने ऑपोजिशन से, अपने अपोनेंट से? मेरा ग्राउज ये है ऑपोजिशन से कि अच्छा आप, मैं मानता हूं ईडी है, सीबीआई है, सारी चीजें, आई एग्री, लेकिन इसको छोड़ के तुमने क्या एग्रेशन दिखाया है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द कर्व? वहां प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप बस हल्का सा कुछ बोल दोगे तो भी चलेगा। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में गया था सेम सेक्स मैरिज, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इफ टू कंसेंटिंग अडल्ट्स, दो अडल्ट्स अपनी मर्जी से प्राइवेट में कुछ करते हैं, मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? सेम बेडरूम फिलॉसफी, बाहर मत करो, बेडरूम में करो, अडल्ट्स हो, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करो, किसी को फोर्स मत करो। द स्टेट हैज नो रोल, नो से इन दैट। मैरिज भी होना चाहिए, right? मैरिज भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने एपिसोड भी बनाया इसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? जब सब कुछ हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, बाबरी राम मंदिर हो गया, तो ये जो 370 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 370 हो गया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हुआ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब कुछ सब कुछ कर दिया है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, लेकिन इस पे तो हम ज्यादा डिस्कशन ही नहीं देखते। अगेन वही पॉपुलेशन वाला होता है, बयानबाजी होती है लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है? एक्शन इसलिए नहीं होता है बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट an issue that will hamper only a certain section of society.
यूनिफॉर्म सिविल कोड से सारे लोगों की वाट लगेगी और उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, उसमें बहुत सारा टैक्सेशन भी है, उसमें बहुत सारे लॉज हैं जो बहुत लोगों को इंपैक्ट करती हैं। सो इट इज नॉट अ टारगेटेड थिंग जहां आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो आप वोटर चाहता है आपको, आप वहीं सिर्फ टारगेट कर रहे हो। ये वो नहीं है, ये अस वर्सेस नहीं है देम, क्योंकि जब लागू होगा तो ये डिमोनेटाइजेशन सबका होगा इसमें। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हमने इसमें पूरा एपिसोड बनाया है दैट देयर इज अ रीजन व्हाई 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड इतनी आसानी से अभी लागू नहीं होगा। ओके, पॉपुलेशन बिल, एज आई सेड टू यू कि पॉपुलेशन बिल सरकार ने खुद ही कहा, हम ये बात जानते ही नहीं है, क्योंकि बात तो होती है कि यूपी में आ रहा है और योगी जी बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उधर सरकार, हेल्थ मिनिस्टर MOS हैज सेड द सेम थिंग इज दैट हम कोई कोर्सिव मेजर नहीं लेंगे, हम कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ पॉपुलेशन बिल। यस, वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, बट उस पॉपुलेशन को हमें जॉब्स देना होगा, एवेन्यूज देने होंगे, लेकिन अभी हो ये रहा है कि जिसके पास भी पैसा है और स्किल है वो बाहर भाग रहा है। क्या गांजा लीगल होना चाहिए? अगेन 2 एपिसोड बनाए इस बात पे। एक चीज जिस पर बाबा रामदेव और शशि थरूर, मैंने अगर आप आइडियोलॉजिकली, अगर आप और मैंने किसी तरीके से भी अगर ऑपोजिट देखना चाहें, शशि थरूर, बाबा रामदेव, किसी भी एंगल से, लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम एनी एंगल, दोनों कहते हैं कि मैरिजुआना शुड बी लीगलाइज्ड। बहुत ये सब चीजों के बारे में अगर डिबेट हो ना 9 बजे, मैं भी आऊं थोड़ा डिबेट करूं। बट व्हाट डू यू थिंक? गांजा वाज लीगलाइज्ड, वाज अ लीगल, आप जानते हो हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे शास्त्रों में और अभी यूजेज में भी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पूरे देश को यह समझाना होगा, गांजा ड्रग नहीं है। गांजा इज डिफरेंट फ्रॉम अ हार्ड ड्रग, कोकेन, एक्सटेसी, MDMA, दीज आर ड्रग्स। गांजा ड्रग नहीं है। हुआ ये कि भाई जब यूएस ने क्रैकडाउन किया मैरिजुआना पे, जबकि कोलंबिया से इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा था, कोकेन आ रहा था, तो एक ग्लोबल क्रैकडाउन हुआ। तो राजीव गांधी, इसमें गांधी की गलती है, राजीव गांधी को भी थोड़ा फोर्स कर दिया गया, तो मैरिजुआना को भी इलीगल कर दिया गया और उसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर ले आए। या तो आप लाते तो सॉफ्ट ड्रग के लिए कुछ और कर देते, तो अभी तुम्हारे जेब से कोकेन मिले और गांजा मिले, दोनों सेम है, यू कैन बी जैक्ट इक्वली। भाई ये कहां की लॉजिक हुई भाई? कोकेन कहां से आ रहा है, कौन बना रहा है, टेरर फंडिंग हो सकती है वर्सेस गांजा जो कि टेक्निकली किसी ने अपने घर में भी उगा लिया हो, रास्ते के किनारे भी मिल रास्ते के। सो उसको हमने एक गलत एक्ट में डाल दिया गया। भांग लीगल है, गांजा इलीगल है, सेम पेड़ से बनते दोनों, यार ये भी लॉजिक नहीं है इसमें। सो गांजा की मेडिसिनल वैल्यूज अब वेस्टर्न डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं। जो चीज हम कहते हैं ना, हमने पहले बताया था, अब तुम्हारे वेस्टर्न डॉक्टर्स अब बता रहे हैं। गांजा की जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, ट्रीटमेंट, जॉइंट ट्रीटमेंट, डिप्रेशन, इसीलिए मैरिजुआना इज बीइंग लीगलाइज्ड। कनाडा की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल से गांजा शॉप्स में बेचना शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट लाइक होमोसेक्सुअलिटी, एटलीस्ट इसको डीक्रिमिनलाइज तो करो। आई एम नॉट सेइंग इनकरेज इट, नहीं तो सब फूकने बैठ जाएंगे। थैंकफुली हमारे यहाँ जैसे गन लॉज फॉर एग्जांपल, थैंकफुली हमारे पास नहीं, हम तो गोलियां ही मारते रहते हैं एक दूसरे को। लेकिन जिस तरीके से हमने, आर्यन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आर्यन के जेब से मिला 5 ग्राम गांजा, और भैया शाहरुख खान तो देखो क्या बर्बाद आदमी हो तुम, ये वो, थैंकफुली नहीं हुआ, बट इट्स वेरी रिस्की। और ये सारी जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस है, इसको करने की बहुत जरूरत है। इंडिपेंडेंट मीडिया, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो फ्यूचर है, बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं कि यार अच्छा तुम ये करते हो, वो रवीश ऐसा करता है, तुम लोग साथ में क्यों नहीं आ जाते हो? फिर मैं मन करता हूँ हाँ साथ में आ जाओ, जैसे कि एकदम बंद करना और आसान हो। सो आई थिंक द फ्यूचर इज जहां आदमी मुझे देखेगा या तुम्हें देखेगा, बोलेगा यार ये बंदा अच्छा पॉडकास्ट करता है, इसका मैंने चिल्ड आउट है, मैं इसको देखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर एक मल्टीमीडिया एम्पायर खड़ा कर दोगे, या उसको बोलेगा यार मुझे आकाश का स्टाइल ऑफ डिलीवरी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आकाश 5 लोगों को ले आएगा। सो माइक्रो कंजम्पशन एंड नीश कंजम्पशन बढ़ेगा, कि जिसको जो पसंद आता है, जिसको जो डिलीवरी पसंद आती है, किसी को अगर राइट विंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है तो वो किसी और के पास जाएगा, और यही फ्यूचर रहेगा। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये चीज मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रियलाइज किया है,
और इसीलिए वो अब डिजिटल में बहुत एग्रेसिवली आ रहे हैं। फ्यूचर डिजिटल है। सवाल यह है कि आदमी सब एक चैनल को देखेगा अब फ्यूचर में, या फिर वो भी रहेगा, लेकिन ये जो चंक है ना ऑफ इंडिपेंडेंस, ये यहां से बढ़कर यहां हो जाएगा, और ये तो है ही है दैट मेक सेंस। मेरे ख्याल से। इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, लेकिन कुछ दिमाग से ये जानना था, व्हाट कीप्स यू सेन? मतलब इतना कुछ पूरे दिन सो होता है। इन्फॉर्मेशन पूरे दिन धाम धूम आ रही है। यू ऑल्सो हैव योर पर्सनल स्पेस, आप भी कभी सुकून से जाके अकेले बैठते होगे, कई चीजें सोचते होगे, आपकी भी फैमिली है। व्हाट कीप्स यू सेन? सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड डेफिनेटली होता है, और मेरे ख्याल से हम सबको अनप्लग करने की थोड़ी सी जरूरत है, नहीं तो ओवर मेंटल इन्फॉर्मेशन हेल्थ पे इफेक्ट आता होगा? आता है। और इसका, लेकिन मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों से अभी भी मैं मिलता हूँ, कहते हैं हम आपका चैनल देखा करते थे। मैंने कहा क्या हुआ, इतना खराब हो गया ऑफ लेट क्या? कहते हैं नहीं, आजकल हमने न्यूज देखना बंद कर दिया। तो अगर वो बोलता चैनल देखना बंद कर दिया, आई स्टिल वुड हैव बीन ओके। उन्होंने अपने आप को न्यूज से ही अनप्लग कर दिया है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है, इतना घिनौनापन हो रहा है। उन्होंने कहा हम छोड़ो, देखेंगे नहीं। प्रॉब्लम उससे ये हो जाएगी कि जब उन पर आएगी ना, उन पर प्रॉब्लम आएगी, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करेगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो द आइडिया शुड बी कि एक बैलेंस तरीके से आप थोड़ा सा न्यूज जरूर कंज्यूम करो, जिससे कि आप जानो कि देश में क्या हो रहा है और क्या रिपोर्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो बहुत जरूरी है। आई जस्ट होप दैट इट कम्स। मैं अपने आप को भी यही कहता हूं कि भैया थोड़ा अनप्लग करो, नहीं तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड डेफिनेटली टेक्स। गाने वाने सुनते हो, फिल्म देखते हो, ऐसे बढ़िया chill। फिल्म देखने की तो जरूर, आजकल ये हो गया कि फिल्म देखता हूं तो उसकी भी रिव्यू कर देता हूं चैनल पे। अभी रिसेंटली भीड़ देखी फॉर एग्जांपल, वेरी डिप्रेसिंग पिक्चर, लेकिन आज भी ऐसे डायरेक्टर हैं जो बूता रखते हैं ऐसे टॉपिक पर एपिसोड पिक्चर बनाने की, जो कि इंडिया के डार्केस्ट एपिसोड, वन ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड्स के बारे में बात करती हो। अच्छा लगा देखकर। और लाइट सामान भी देखता हूँ। कभी फिल्म बनाओगे? सीरीज बनाओगे? डैडी नहीं है ना। अरे तो क्या डैडी नहीं, तो मैं इस बात पर बॉलीवुड में मैं कहता हूं कि कंगना के हम लोग बहुत वाट लगाते हैं, लेकिन एक बात से हम सहमत है कंगना से, जिसकी वजह से उसे पॉपुलैरिटी भी मिला, कि बॉलीवुड इज अ नेपोटिज्म डेन, और ये नेपोटिज्म का ये इनको खत्म करना पड़ेगा। स्टार किड्स रहने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउटसाइडर्स की एंट्री आप पूरी तरीके से बैन कर दो, जो कि ऑलमोस्ट आज के डेट में है। और शाहरुख खान टुडे आज सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड को बचा रहा है, क्योंकि वो नेपो नहीं है। ट्रू। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने दिनों को याद करके कई सालों बाद हम शायद आज मिल रहे हैं, एंड बात करके बहुत मजा आया। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. Thank you so much. एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।